नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सुर्खियों में है ग्रीन वॉशिंग। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ग्रीन वॉशिंग को लेकर वैश्विक कंपनियों को दी चेतावनी। भ्रामक हैं कई कंपनियों के जलवायु अनुकूल होने के दावे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने भारत के 50वें चीफ जस्टिस। पहली बार किसी चीफ जस्टिस का बेटा बना चीफ जस्टिस। देश के हर उल्लेखनीय फैसले में छोड़ी है छाप। और यूनेस्को ने जारी की रिपोर्ट। विश्व विरासत सूची में शामिल ग्लेशियर्स पर व्यक्त की चिंता। 2050 तक गायब हो जाएंगे 1/3 ग्लेशियर्स। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 चैनल पर जाइए, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। वहां रोजाना इसकी पीडीएफ मिलती है। चलिए खबर शुरू करते हैं। ग्रीन वॉशिंग शब्द सुर्खियों में है। दरअसल मिस्र के शर्म अल शेख शहर में चल रही जलवायु बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ग्रीन वॉशिंग को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ग्रीन वॉशिंग के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। गुटेरेस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि निजी नियमों और वैश्विक कंपनियों को इस तरह की प्रथाओं से दूर रहना चाहिए और 1 साल के भीतर अपने कार्य करने के तरीकों को सुधारने की उन्होंने नसीहत भी दी। आइए विस्तार से समझते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली कार्यवाहियों में इसकी भूमिका क्या है। दरअसल फर्म्स, कंपनियों और सरकारों के बीच अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों या प्रोजेक्ट्स को जलवायु अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह देखा गया है कि इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध होते हैं। वास्तव में ऐसी फर्म या कंपनियां जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ नहीं करती। इस प्रकार ग्रीन वॉशिंग फर्मों, कंपनियों और सरकारों द्वारा जलवायु अनुकूल होने का एक ढोंग है, ताकि इससे मिलने वाले फायदे इनको मिलते रहें। अपने आप को जलवायु अनुकूल बताने से फर्मों, कंपनियों और सरकारों की छवि सकारात्मक तौर पर बढ़ती है और इन्हें कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। उदाहरण के तौर पर वॉक्सवैगन घोटाला, जिसमें जर्मन कार कंपनी को अपने ग्रीन डीजल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण में धोखा देते पाया गया। यह ग्रीन वॉशिंग का ही मामला था। साथ ही शेल, बीपी और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां सहित कई अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों को ग्रीन वॉशिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा है। ग्रीन वॉशिंग जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर हो रही प्रगति की एक झूठी तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिससे दुनिया को आपदा की ओर धकेल दिया जाता है। साथ ही साथ गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। अब हम ग्रीन वॉशिंग की समस्या के तकनीकी पक्ष को देख लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग पर किसी भी चर्चा में कार्बन क्रेडिट का व्यापार जांच के दायरे में आता है। आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक कार्बन बाजार का निर्माण किया गया था। कार्बन व्यापार एक वैध प्रक्रिया है। कोई भी गतिविधि जिसमें उत्सर्जन को कम करने या उससे बचने की क्षमता है, क्रेडिट अर्जित कर सकती है। जैसे पेड़ उगाने के लिए, एक निश्चित प्रकार की फसल लगाने के लिए, कार्यालय भवनों में ऊर्जा दक्ष उपकरण स्थापित करने के लिए इत्यादि, जो क्रेडिट मिलते हैं। ये क्रेडिट अक्सर अनौपचारिक थर्ड पार्टी कंपनियों द्वारा प्रमाणित होते हैं और दूसरों को बेचे जाते हैं। यहां समस्या यह है कि इस तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन खासतौर पर खुले और अनौपचारिक बाजार में इंटीग्रिटी की कमी और दोहरी काउंटिंग के दोषी पाए जाते हैं। क्रेडिट की इंटीग्रिटी की कमी का मतलब यह हुआ कि ऐसे क्रेडिट उत्सर्जन में कमी का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते। यहां तक कि सरकारी कार्बन बाजार भी डबल काउंटिंग और ग्रीन वॉशिंग के आरोपों से अछूता नहीं है। इस पूरे ग्रीन वॉशिंग के मामले पर उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूह ने यह सिफारिश की कि नेट जीरो एमिशन को प्राप्त करने वाले निगमों या कंपनियों को जीवाश्म ईंधन में नए निवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने के दौरान अल्पकालिक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए। विशेषज्ञ समूह ने जल्द से जल्द नियामक संरचनाओं और मानकों के निर्माण की भी सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलवाई। इसके साथ ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यह पहली बार है जब किसी चीफ जस्टिस के बेटे को चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला है। इनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदालत के लगभग हर उल्लेखनीय फैसले में अपनी छाप छोड़ी है। खासतौर पर व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में इन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं।
आइए उनके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केरल के सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि धर्म की आड़ में महिलाओं को पूजा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। उन्होंने साफ किया कि अगर असहमति प्रतिबंधित हो और इससे हिंसा होती हो तो फिर असहमति विचारधारा की अभिव्यक्ति नहीं रह जाती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर भी फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और इसे समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया था। महिलाओं के अधिकार के कई मामलों में भी जस्टिस चंद्रचूड़ के कई फैसलों ने सुर्खियां बटोरी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि प्रजनन महिला का अधिकार है और अपने शरीर पर उसकी स्वायत्तता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाएं चाहे विवाहित हों या अविवाहित नियम के तहत सेफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की हकदार हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत मैरिटल रेप भी रेप के दायरे में आएगा। गौरतलब है कि उन्होंने अपने पिता के लिए 2 फैसले को भी पलटा। एक और मामले में वाईवी चंद्रचूड़ की बेंच ने शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर केस में निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि निजता का अधिकार संविधान से मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार में ही निहित है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट मिस्र में COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के शुरू होने से कुछ दिन पहले जारी की गई। गौरतलब है कि वर्तमान में COP27 सम्मेलन चल रहा है। रिपोर्ट में विश्व विरासत सूची में शामिल दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखे जाने वाले ग्लेशियर्स पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से विश्व विरासत सूची में शामिल ग्लेशियर्स में से 1/3 के 2050 तक विलुप्त होने की संभावना है। आपको बता दें कि यूनेस्को के लगभग 1150 से अधिक विश्व धरोहर स्थलों में से 50 में ग्लेशियर्स स्थित हैं और इन स्थलों पर 18,600 ग्लेशियरों की पहचान की गई है। जिन ग्लेशियरों के गायब होने की सबसे अधिक संभावना है उनमें अफ्रीका में किलिमंजारो और माउंट केनिया शामिल हैं। साथ ही पायरेनीज के मोंट पेर्डू के भी ग्लेशियर हैं जो फ्रांस और स्पेन की सीमाओं तक फैले हैं। यूनेस्को के अनुसार सूची में शामिल ग्लेशियर सालाना 58 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं जो फ्रांस और स्पेन के संयुक्त वार्षिक जल उपयोग के बराबर है। अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर समुद्र के स्तर में लगभग 5% की वृद्धि के लिए ग्लेशियरों का पिघलना जिम्मेदार है। दरअसल इस रिपोर्ट ने पर्यटन उद्योग के लिए एक चुनौती पेश की है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद या WTTC के अनुसार यात्रा उद्योग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में एक बड़ा योगदान करता है। इसका कार्बन फुटप्रिंट कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 8 से 11% के बीच अनुमानित है। यह रिपोर्ट संवेदनशील स्थलों को संरक्षित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में पर्यटन उद्योग द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सीमित है तो विश्व धरोहर स्थलों में शेष 2/3 ग्लेशियरों को भी बचाया जा सकता है, अभी भी बचाया जा सकता है। यूनेस्को की रिपोर्ट से पता चलता है कि पर्यटन उद्योग विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित करने और यात्री व्यवहार को बदलने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक सुविधा में अपनी तरह के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस और इसके 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलेट। अग्निलेट एक सिंगल पीस इंजन है जो दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। इसका 2021 में IIT मद्रास में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में वर्टिकल टेस्ट फैसिलिटी में इंजन अग्निलेट का परीक्षण किया गया। यह सफल परीक्षण निजी प्रक्षेपण यान कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस के अपने अंतरिक्ष यान रॉकेट अग्नि बाण के निर्माण की यात्रा में मील का पत्थर है।
कंपनी के मुताबिक यह परीक्षण इन स्पेस और इसरो के सहयोग से किया गया था। यह परीक्षण इस तकनीकी संभावना को जांचने के लिए था कि रॉकेट इंजन को हार्डवेयर के एक टुकड़े के रूप में बनाया जा सकता है या नहीं। अग्निकुल ने हाल ही में बताया था कि भारत सरकार ने उन्हें उनके सिंगल पीस रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए पेटेंट प्रदान किया है। और इसके साथ ही अग्निकुल ने हाल ही में IIT मद्रास रिसर्च पार्क में स्थित अपने रॉकेट फैक्ट्री 1 के उद्घाटन की घोषणा भी की। यह भारत की पहली ऐसी रॉकेट सुविधा बनेगी जो बड़े पैमाने पर रॉकेट इंजन की 3D प्रिंटिंग के लिए समर्पित है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। या फिर किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। पहला सवाल UPSC द्वारा पूछा गया ही सवाल है। दूसरा सवाल, हाल ही में सुर्खियों में आया अग्निलेट क्या है? एक नई प्रकार की सिनेमा मोशन कैप्चरिंग तकनीक जो दिन के उजाले में भी आग के दृश्यों को दक्षता के साथ शूट कर सकती है। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में खोजी गई एक पौधे की नई प्रजाति का प्रचलित नाम। DRDO द्वारा विकसित किया गया एक नाभिकीय उपकरण जो अग्नि मिसाइलों की रेंज में वृद्धि करता है। या फिर भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। आइए अब जल्दी इससे देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड। ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। सही जवाब है इसका ऑप्शन है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 का सम्मेलन भारत में साल 2022 में आयोजित किया जाना है। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। जो सवाल मैंने आज आपसे पूछे हैं उसके सही जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक से तैयारी कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।